नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को द्वितीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर का पहला प्रश्न है, निम्न विद्युत धाराओं में से किसे मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। यानी मानव शरीर के लिए खतरनाक यानी आघात पहुंचा सके कौन सी धारा है। तो देखो 20 मिली एम्पियर तक सामान्य आघात लगता है, 50 मिली एम्पियर पर गंभीर आघात लगता है और यदि 100 मिली एम्पियर की धारा क्षण भर तक शरीर में से प्रवाहित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें खतरनाक माना जाता है। तो सामान्य के बारे में पूछे तो 20 मिली एम्पियर तक, खतरनाक के बारे में पूछे तो 50 मिली एम्पियर तक, यदि व्यक्ति की मृत्यु के बारे में पूछे कि किस कौन सी धारा शरीर में से प्रवाहित हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 100 मिली एम्पियर। तो इसमें खतरनाक के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। यानी सी ऑप्शन इसका सी होगा कि 50 मिली एम्पियर की धारा शरीर में से प्रवाहित होने पर खतरनाक आघात लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी। क्या कह रहा है कि वोल्टेज को घटाकर आधा कर रहे हैं, वोल्टेज को आधा करने पर धारा आधी हो जाएगी। अगला क्या है, प्रतिरोध को 2 गुना कर रहे हैं, प्रतिरोध को 2 गुना करने पर धारा आधी हो जाती, तो फलस्वरूप क्या होगी 1/4 हो जाएगी। यानी इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि कोई परिपथ है, मान लो एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं और इससे हम समझते हैं इसको। देखो मान लो कोई ये परिपथ है, कह रहा है मान लो इसका प्रतिरोध है 10 ओम और आपूर्ति वोल्टेज मान लो कि 20 वोल्ट है। अब इस समय धारा क्या हो रही है, I बराबर है V/R। यानी V का मान क्या है 20, R का मान कितना है 10, कितने धारा बह रही है 2 एम्पीयर। इस अवस्था में इसमें से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कह रहा है कि यदि वोल्टेज घटाकर आधा कर दिया जाए, यदि 20 के स्थान पर घटाकर आधा यानी 10 वोल्ट कर दिया जाए और प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, 10 ओम के स्थान पर 2 गुना यानी 20 ओम कर दिया जाए, तो अब धारा क्या होगी। तो I बराबर V/R। V का मान क्या है 10, R का मान कितना है 20, कितना हो गया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो क्या हो रहा है, पहले 2 थी अब 0.5 एम्पियर यानी 1/4 हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगी। किस ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो 1/4, तो राइट आंसर हो गया बी 1/4। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्न में से कौन सी मात्राएं समान होती है। श्रेणी सर्किट के अंदर समान क्या होता है, तो श्रेणी सर्किट के अंदर धारा का मान समान होता है और यदि समांतर के बारे में पूछे तो वोल्टता का मान समान होता है। तो इसमें धारा का मान समान होगा। ऑप्शन देखो, वोल्टेज नहीं, पावर नहीं, करंट सही है, प्रतिरोध नहीं, पावर कारक नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी करंट, यानी धारा का मान समान होगा श्रेणी परिपथ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो दे रखे हैं सूत्र इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है, गलत कौन सा है ये देखना। अब देखो कौन कौन से सूत्र होते हैं, ये शक्ति ज्ञात करने के सूत्र पूछ रखे हैं। शक्ति ज्ञात करने के कौन कौन से सूत्र है, देखो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है P बराबर V इंटू आई, एक तो दूसरा हो गया P बराबर I² R और एक होता है P बराबर V²/R। अब इनको पक्षांतरण करके भी ले सकते हैं। अच्छा सीधे पूछे तो पहले में है देखो P बराबर V/R², ये गलत है यानी ए ऑप्शन गलत है, P बराबर V²/R होता है। दूसरा दे रखा है बी ऑप्शन में देखो I बराबर P/V। इस सूत्र को पक्षांतरण करके बना लो। I ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, इस सूत्र से हो जाएगा I बराबर P/V, P/V ये सही है। अगला सी ऑप्शन में देखो I बराबर √P/R, इस सूत्र से बनाओ। देखो क्या हो रहा है, I का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P/R, I बराबर क्या हो जाएगा √P/R, तो ये भी सही है, यानी I बराबर √P/R, ये भी सही है। अगला है
V बराबर रूट पी इंटू आर। इस सूत्र से बना लो, V बराबर है तो इस सूत्र का पक्षांतरण करके बना लो। ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर हो जाएगा P इंटू आर, और V बराबर क्या हो जाएगा रूट P इंटू आर। तो ये भी सही है, V बराबर रूट P इंटू आर। अगला इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी ए वाला जो है वो गलत है। P बराबर V अपॉन आर स्क्वायर, ये गलत है क्योंकि P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो ए ऑप्शन इसका गलत है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तो हम इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ जोड़ते हैं, तो हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगी। क्या कह रहे हैं कि हीटर का कुछ हिस्सा या कुछ भाग खराब हो जाए तो हम इसका एक भाग निकाल देते हैं या एक हिस्सा निकाल देते हैं और इसे वापस जोड़ देते हैं। मान लो जो हीटर है इसकी कॉइल किस प्रकार की बनी हुई होती है, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से होती है हीटर की कॉइल बनी हुई। अब ये कह रहा है मान लो इसमें से कोई भाग खराब हो जाए, मान लो ये कॉइल इतनी खराब हो जाए तो इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको निकाल के सीधा कर देते हैं यहाँ से, यानी इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देते हैं, यानी इस हिस्से को हटा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये कह रहा है कि जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, मान लो यहाँ से ये ब्रेक हो जाए तो इसका एक भाग निकाल देते हैं। मान लो ये यहाँ तक का हमने भाग निकाल दिया और इसे उसी आपूर्ति से वापस जोड़ रहे। मान लो पहले 230 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हुआ था, अब भी 230 वोल्ट ही है, तो क्या होगा, इसकी जो ऊर्जा खपत होगी उसमें क्या होगा। देखो हीटर का इतना हिस्सा निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया तो धारा बढ़ जाएगी, फलस्वरूप ऊर्जा खपत भी बढ़ जाएगी। तो धारा के बारे में पूछे तो भी धारा भी बढ़ेगी, ऊर्जा खपत वो भी बढ़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 200 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। कोई लैंप है जिसकी वाटता है 200 वाट, आपूर्ति वोल्टता है 250 वोल्ट और इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, P बराबर है 200 वाट और V बराबर है 250 वोल्ट। पूछा क्या है, R क्या होगा, R बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो अपना सूत्र क्या है, यानी P, V और R इनमें संबंध का सूत्र क्या है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। R ज्ञात करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। अब हल कर लो, V का मान क्या है 250, तो 250 इंटू 250 क्योंकि V स्क्वायर है बट्टा P का मान कितना है 200, 0 से 0, 0 से 0, 25 को 25 से गुणा किया 625 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 312.5 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 312.5 ओम। किस में है, ए ऑप्शन में देखो 312.5 ओम, तो राइट आंसर हो गया 312.5 ई। अगला क्वेश्चन है, 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई के समांतर में जुड़े हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। 4 बल्ब है 100 वाट के और 200 वोल्ट आपूर्ति के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। किस प्रकार से कह रहा है ये देखो, मान लो ये सप्लाई है कोई, इसके अंदर 4 लैंप जुड़े हुए हैं, मान लो ये एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है, ये तीसरा है और ये चौथा लैंप है, ये चारों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। आपूर्ति वोल्टेज है 200 वोल्ट, यहाँ जो हम सप्लाई दे रहे हैं ये है 200 वोल्ट, प्रत्येक लैंप 100 वाट के हैं, यानी जो भी लैंप है ये सभी 100 वाट के हैं। क्या कह रहा है, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए, मान लो ये लैंप फ्यूज हो गया तो अब क्या होगा। तो देखो इसमें कौन कौन से सवाल पूछ लेते हैं कि कुल शक्ति क्या होगी, कुल शक्ति घट जाएगी क्योंकि पहले 400 वाट अब 300 वाट हो जाएगी। शक्ति के बारे में पूछे तो, धारा के बारे में पूछे तो धारा भी घट जाएगी क्योंकि मान लो उदाहरण के तौर पर ये 1 एम्पीयर धारा ले रहा है, ये भी 1 एम्पीयर धारा ले रहा है, ये पहले 1 एम्पीयर ले रहा था, ये भी 1 एम्पीयर ले रहा था, कुल धारा कितनी हो रही थी 4 एम्पीयर। अब यदि ये फ्यूज हो गया तो ये धारा नहीं लेगा तो कितनी हो जाएगी
3 एम्पियर। तो धारा के बारे में पूछे तो भी घट जाएगी। अब इनमें क्या पूछा है कि कोई बल्ब रोशनी नहीं देगा, कोई भी बल्ब रोशनी नहीं देगा, 3 लैंप रोशनी देगा, 1 नहीं देगा। चारों बल्ब रोशनी देंगे, ये भी गलत है। शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे, ये सही है। 2 बल्ब रोशनी देंगे, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया, यानी ये 3 लैंप रोशनी देगा और ये लैंप नहीं देगा, तो शेष 3 बल्ब है वो रोशनी देंगे। ये ऑप्शन इसका सही होगा, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वोल्ट या धारा का आरेख दर्शाया गया, यानी जो आरेख दर्शाया गया है वो किस प्रकार का है। अब देखो आरेख किस प्रकार का दर्शा रखा है, साइन वेव के का आरेख दर्शा रखा है, यानी प्रत्यावर्ती राशि साइनोसोडल वेव का आरेख दर्शा रखा है। तो ये जो आरेख दर्शा रखा है ये प्रत्यावर्ती राशि की साइन, यानी प्रत्यावर्ती राशि कह सकते हैं, या साइन वेव का आरेख दर्शा रखा है। साइनोसोडल वेव भी हम इसे कह सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती राशि यानी एसी का आरेख दर्शा रखा है। तो राइट आंसर क्या हो गया, एसी। अगला क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है, यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है उसकी आवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन देखो, गति जिससे अल्टरनेटर चलता है, नहीं। प्रति सेकंड दिशा परिवर्तनों की संख्या, प्रति सेकंड दिशा परिवर्तनों की संख्या नहीं होती है, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है। अगला देखो, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, सही है। प्रति मिनट पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, नहीं। मिनट में नहीं, सेकंड में, यानी 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। अगला क्या है, लोड के साथ फेज में। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हमें फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रत्यावर्तक मात्रा का समय काल 0.02 सेकंड है तो इसकी आवर्ती क्या होगी, यानी टाइम पीरियड, समय अंतराल क्या कह रहा है, 0.02 सेकंड। यानी एक चक्कर में तय होने में लगा समय, यानी एक चक्कर पूर्ण होने में लगा समय, ये हो गया टी, इसे हम समय अंतराल कहते हैं। और इस चक्कर का समय है 0.02 सेकंड। तो ये कह रहा है कि एफ का मान क्या होगा। तो देखो एफ बराबर होता है 1/t, यानी समय अंतराल के विलोमानुपाती होती है, यानी एकदम विपरीत स्वभाव होता है इसका। एफ बराबर होता है 1/t। अब t का मान क्या दे रखा है, एफ बराबर 1/t का मान है 0.02। तो कितना हो जाएगा, 1 में 0.02 का भाग लगाए तो कितना हो रहा है, 50। अब आवृत्ति किसमें आएगी, चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज में। तो 50 हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो गया 50। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। देखो तो राइट आंसर हो गया बी, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति होती है। डीसी मशीन के आर्मेचर में धारा प्रवाह की प्रकृति कैसी होती है। तो डीसी मशीन के आर्मेचर में, चाहे वो प्रेरित यानी जनरेटर है तो प्रेरित हो रहा है, और मोटर है तो इसके अंदर यानी हम डीसी दे रहे हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा एसी में परिवर्तित होता है, तो वह साइनोसोडल प्रकार की होती है, एसी प्रकार की होती है। यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रत्यावर्ती प्रकार की होती है, तो इसे हम एसी कहते हैं। यानी डीसी मशीन है उसके आर्मेचर में जो प्रेरित होता है, या मोटर के तौर पर हम इसमें डीसी दे रहे हैं, तो भी इसके अंदर आर्मेचर में जो प्रवाहित होगी धारा वो प्रत्यावर्ती होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, एसी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन का घूमने वाला भाग क्या होता है। डीसी मशीन का घूमने वाला भाग, डीसी मशीन में क्या घूर्णित होता है, आर्मेचर घूर्णित होता है। यदि एसी मशीन के बारे में पूछ ले, एसी मशीन में घूमने वाला भाग है तो उसे घूर्णक यानी रोटर कहते हैं, जबकि डीसी मशीन में हम जो घूर्णक होता है उसे आर्मेचर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, आर्मेचर। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह किसमें घूमता है। यानी डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है यह कब होता है, यदि ये आर्मेचर किसके अंदर घूर्णित हो तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यदि चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यानी चालक को चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णित करने के कारण जो फ्लक्स चालक द्वारा फ्लक्स का छेदन किया जाता है तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो चुम्बकीय क्षेत्र के अंदर घूर्णित करने के कारण इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुम्बकीय क्षेत्र,
किस ऑप्शन में है? देखो सी ऑप्शन में देखो चुंबकीय क्षेत्र है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ से किससे प्रेरित होता ईएमएफ होता है, यानी जो डीसी जनरेटर है इसमें जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो किस प्रकार का है? स्थितिज प्रकार का है या गतिज प्रकार का है? तो डीसी जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी गतिज रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज। किसमें? देखो ए में स्थिर रूप से नहीं, बी गतिमान रूप से सही है, सी चुंबकीय रूप से, डी में क्या है? विद्युत चुंबकीय रूप से, और ई में इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से। तो राइट आंसर हो गया बी गतिमान रूप से प्रेरित होता है। तो राइट आंसर हो गया गतिमान रूप से प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट होते हैं, यानी जो मशीन होते हैं उसमें जो वेंटिलेशन डक्ट होते हैं, जो यानी उसको शीतलित करने के लिए जो डक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो होते हैं रेडियल व साथ ही साथ लंबवत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल व साथ ही साथ लंबवत, यानी ए ऑप्शन वाला इससे होगा। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट के साथ किस प्रकार से बंधा होता है, यानी जुड़ा होता है? यानी कोई भी डीसी मशीन है उसका जो घूर्णक है, यानी मान लो ये रोटर है और ये इसकी शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट के साथ रोटर को आलंबित किस प्रकार से किया जाता है? इसको चाबी के द्वारा, यानी यहाँ पे चाबी लगाई जाती है और इस चाबी के द्वारा इसको आलंबित किया जाता है, यानी की के साथ है, तो की या चाबी के साथ इसे आलंबित किया हुआ होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? चाबी यानी की, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट किसके जरिए प्राप्त होता है? यानी कोई भी डीसी जनरेटर है इसमें जो आर्मेचर से जो हम करंट प्राप्त करते हैं, आर्मेचर से आउटपुट लेते हैं, वो किसके द्वारा लेते हैं? तो आर्मेचर जो विद्युत वाहक प्रेरित होता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट पर आता है, सेगमेंट पर हम बुर्शेज के द्वारा बाह्य परिपथ में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कम्यूटेटर सेगमेंट और बुर्शेज के द्वारा हम आउटपुट लेते हैं। तो किस में? देखो ए में क्या? वाइंडिंग नहीं, बी हेलिकल से स्प्रिंग नहीं, स्थिर कनेक्शन नहीं, कम्यूटेटर और बुर्शेज सही है, सेल्फ रिंग और बुर्शेज नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी कम्यूटेटर और बुर्शेज। अब यदि एसी के बारे में पूछ लेता है, एसी जनरेटर, तो यदि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का है तो डायरेक्ट लेते हैं हम, यानी स्टेटर वाइंडिंग से, और यदि रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का होता तो सेल्फ रिंग और बुर्शेज से लेते। तो इसमें डीसी जनरेटर के बारे में पूछा है तो डी ऑप्शन सही होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट्स और बुर्शेज के द्वारा हम आउटपुट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग जनरेटर में क्या होगा, यानी किस प्रकार का जनरेटर होगा? वेल्डिंग के लिए जो हम जनरेटर काम में लेते हैं, वेल्डिंग के अंदर कम वोल्ट उच्च धारा, यानी कम वोल्टेज और उच्च धारा वाले जनरेटर हम काम में लेते हैं। यदि वाइंडिंग के बारे में पूछ ले, यानी उसके प्रकार के बारे में पूछ ले, तो डिफरेंशियल कंपाउंड लेते हैं। यानी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा होता है, सीरीज है या शंट है या यौगिक में मान लो क्यूमुलेटिव है या डिफरेंशियल। तो यदि इस प्रकार से पूछे तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड यानी विभेदीय यौगिक जनरेटर हम काम में लेते हैं वेल्डिंग के अंदर। और वाइंडिंग के बारे में पूछ ले कि लैप है या वेव है, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है? लैप वाइंडिंग कम वोल्ट उच्च धारा वाले परिपथों के लिए काम में लेते हैं, और वेव होता है उच्च वोल्टेज कम धारा वाले परिपथों के लिए। यानी इस प्रकार के परिपथ या उपयोग जहां उच्च वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता हो तो वेव वाइंडिंग काम में लेते हैं, और यदि कम वोल्टेज उच्च धारा की आवश्यकता है तो लैप वाइंडिंग वाले जो जनरेटर है वो प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी वेल्डिंग के अंदर क्या होता है? कम वोल्टेज उच्च धारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैप वाइंडिंग, यानी इसकी जो वाइंडिंग होगी वो लैप वाइंडिंग प्रकार का होगा। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है डीसी श्रेणी मोटर के घूर्णन की दिशा को किसके टर्मिनल को परस्पर उल्ट करके बदला जा सकता है, यानी परस्पर बदलकर उल्टा किया जा सकता है। यानी एक डीसी मोटर है, उसकी घुमाव की डायरेक्शन को हमें चेंज करनी है, किस प्रकार से करेंगे? डीसी मोटर में घुमाव की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, बाएं हस्त को यानी अंगूठा, प्रथम अंगुली और मध्यम अंगुली तीनों को परस्पर एक दूसरे के समकोण पर यानी 90 डिग्री पर इस प्रकार फैलाए कि ये अंगूठा है वो घुमाव की दिशा में हो, ये फ्लक्स की दिशा में हो, और ये आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा में
होगा। यानी ये फ्लक्स की दिशा है, ये धारा प्रवाह की दिशा है, तो ये घुमाव की डायरेक्शन हो जाएगी। यदि इसको चेंज करना है, घुमाव की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो या तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज करनी होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या जो फील्ड के अंदर हम आपूर्ति दे रहे हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, और यह फिर आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा को बदलना होगा। इन दोनों में से किसी एक को बदलकर घुमाव की डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, क्षेत्र के कनेक्शन विपरीत करके, हाँ, क्षेत्र के संयोजन में विपरीत करने से जो चुंबकीय जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मोटर की दिशा विपरीत हो सकती है। दूसरा बी ऑप्शन में आर्मेचर के संयोजन अंतर परिवर्तित करने से आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, फलस्वरूप मोटर की घुमाव की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। आपूर्ति से नहीं होगी, क्योंकि आपूर्ति से ये दोनों एक साथ परिवर्तित हो जाएंगे। इनपुट नहीं, या तो ए या बी सही है, यानी या तो क्षेत्र के संयोजन अंतर परिवर्तित करें और या आर्मेचर, यानी इन दोनों में से किसी एक के परिवर्तित करके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ परिवर्तित कर ले तो नहीं होगी, तो राइट आंसर हो गया ई, या तो ए या बी। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है? यानी 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है? मेगा ओम। अब देखो 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है? यानी 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1 × 10⁶ ओम, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1000 × 10⁻³ ओम, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 × 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ओम, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1000 किलो ओम, यानी ये मेगा ओम, यानी 10⁻1 × 10⁻6 भी लिख सकते हैं, या 1000 × 10⁻3, ये भी मेगा ओम में हो गया, और एक के आगे 6 × 0, ये भी मेगा ओम में हो गया, यानी एक 6 × 0, और ये हो गया 1000 किलो ओम, ये भी एक मेगा ओम के बराबर ही होता है। ऑप्शन में देखो 100 किलो ओम नहीं, 1000 किलो ओम सही है, 10,000 किलो ओम नहीं, 1,00,000 किलो ओम नहीं, 10 किलो ओम नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? यानी इन ऑप्शनों में जो दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है, तो 1000 किलो ओम, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो गया, 1000 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जो के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का उपकरण है, किस में प्रयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलना नहीं, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते हैं। डीसी को एसी में बदलना ये भी नहीं होगा, यानी डीसी को एसी में कन्वर्टर के द्वारा या इन्वर्टर के द्वारा इनमें बदला जाता है। एम्प्लाइड एसी की आवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए, यानी एसी की आवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए नहीं, एसी की आवृत्ति परिवर्तित इसके द्वारा नहीं की जाती है। बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करना सही है। आउटपुट के परिमाण को परिवर्तित करना ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? यानी बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, एक परिणामित्र में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी एक ट्रांसफार्मर में जिसे हम आपूर्ति से जोड़ते हैं उसे प्राथमिक लपेटन कहते हैं या प्राथमिक वक्र कहते हैं, और जिसे हम भार से जोड़ते हैं इसे हम द्वितीयक वक्र या माध्यमिक वक्र भी, कई बार माध्यमिक वक्र लिखा हुआ भी मिल जाता है, तो वो हो गया सेकेंडरी या द्वितीयक वक्र। तो जिसे हम भार से जोड़ते हैं वो हो गया सेकेंडरी, और जिसे आपूर्ति से जोड़ते हैं वो हो गया प्राइमरी। चाहे स्टेप अप हो डाउन हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे हम आपूर्ति से जोड़ रहे हैं वो प्राथमिक वाइंडिंग हो गई, जिसे हम बाहर से जोड़ रहे हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इसमें यही पूछा है कि जिसको हम विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं यानी आपूर्ति से जोड़ते हैं वो क्या होगा? प्राथमिक लपेटन। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन में देखो प्राथमिक वक्र, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राथमिक वाइंडिंग होती है और 3 ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब ऑप्शन देखो, 1 प्राथमिक और 3 द्वितीयक नहीं, 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक सही है।
3 प्राथमिक और 1 द्वितीयक ये भी नहीं होगा, 3 प्राथमिक और 2 द्वितीयक ये भी नहीं होगा, 2 प्राथमिक और 2 द्वितीयक ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 तो प्राथमिक वाइंडिंग होती है और 3 ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में, यानी क्या कह रहा है कि सामान्य आधार यानी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में, कॉमन बेस का आशय क्या हो गया कि इनपुट यानी बेस और एमीटर में दे रहे हैं, आउटपुट बेस और कलेक्टर से ले रहे हैं, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों में बेस यानी आधार कॉमन है। ट्रांजिस्टर परिपथ में कलेक्टर करंट क्या कह रहा है, देखो आईसी का मान क्या कह रहा है, कलेक्टर करंट यानी आईसी बराबर क्या है 0.97 एम्पियर। कलेक्टर करंट का मान है 0.97 एम्पियर। आईबी बेस करंट का मान है 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। तो एल्फा करंट गेन एल्फा का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। करंट गेन एल्फा, तो करंट गेन एल्फा बराबर क्या होता है, एल्फा बराबर होता है कलेक्टर करंट और एमीटर करंट, यानी कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का अनुपात करंट गेन एल्फा कहलाता है। यानी कलेक्टर करंट परिवर्तन और संगत एमीटर करंट परिवर्तन का अनुपात करंट गेन एल्फा कहलाता है। अब कलेक्टर करंट तो दे रखा है, एमीटर करंट नहीं दे रखा है, तो हम जानते हैं कि एमीटर करंट आई ई बराबर होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यानी इन दोनों का योग एमीटर करंट के बराबर होगा। अब ये एम्पेयर में, ये मिली एम्पेयर में, दोनों को एक में बदल लो, इसे हमें मिली एम्पेयर में बदल लेते हैं। तो इसका मिली एम्पेयर में कितना हो जाएगा 970 मिली एम्पेयर, यानी 0.97 एम्पेयर या 970 मिली एम्पेयर हम कह सकते हैं। तो कलेक्टर करंट का मान कितना हो गया 970 मिली एम्पेयर, बेस करंट का मान कितना है 30 मिली एम्पेयर, तो एमीटर करंट का मान कितना हो जाएगा, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 970 प्लस 3 यानी 1000 मिली एम्पियर। अब करंट गेन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट कितना है 970 मिली एम्पियर, तो 970 बटा एमीटर करंट का मान कितना है 1000 मिली एम्पियर, 970 बटा 1000 कितना हो गया 0.97। तो करंट गेन एल्फा का मान कितना हो जाएगा 0.97। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में देखो करंट गेन 0.97, तो करंट गेन एल्फा का मान हो जाएगा 0.97। और यदि इसमें बीटा के बारे में पूछ ले कि करंट गेन बीटा का मान क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात करंट गेन बीटा कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कलेक्टर करंट कितना है 970 और बट्टा 30, जो भी अनुपात आएगा इस प्रकार 97/3 जो भी आएगा वो आ जाएगा करंट गेन, यानी 32 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा करंट गेन बीटा का मान। तो इसमें एल्फा के बारे में पूछा है, तो करंट गेन एल्फा का मान क्या हो जाएगा 0.97। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज होता है, यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो प्रेरित वोल्टेज है वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखो, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज से 90 डिग्री बाहर, प्राथमिक जो वोल्टेज है उसके फेज या 90 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं 180 डिग्री होता है, यानी प्राथमिक में जो हम इनपुट में लगा रहे हैं और सेकेंडरी में आउटपुट में जो प्रेरित हो रहे हैं इनमें 180 डिग्री का कलांतर होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि प्राथमिक में लगाया गया वोल्ट और प्राथमिक में प्रेरित वोल्ट इन दोनों में कलांतर कितना होता है, उसमें भी 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होता है, यानी कलांतर 180 डिग्री का होता है। यानी जो प्राथमिक में लगा रहे हैं और इसके कारण प्राथमिक में प्रेरित भी हो जाते हैं तो वो भी 180 डिग्री के आउट ऑफ फेज होता है, और सेकेंडरी में जो प्रेरित होता है वो भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में देखो, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज से 180 डिग्री बाहर सही है, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज में नहीं, इनपुट फेज के समान नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज से 180 डिग्री बाहर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये इस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।